सभी स्टूडेंट्स को गुड आफ्टरनून। पिछली जो हमारी क्लास थी चीनी अर्थव्यवस्था का उत्थान, हमारा पाठ सप्ताह के समकालीन केंद्र चल रहा था और दूसरा पाठ भी मैंने अपना समाप्त कर दिया। आज मैं दूसरे पार्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ। ध्यान रखना बच्चों, दूसरा जो पार्ट है वो ध्यान रखना है, जिसका नाम है सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। और ध्यान रखना ये जो पार्ट है बच्चों 6 नंबर का पार्ट है। 3+3 क्या लिखा है यहाँ पर? 3+3। तो यहाँ पर देखो एक क्वेश्चन 3+3 का मतलब है कि 3 क्वेश्चन आपके छोटे आएंगे, एक एक नंबर के भी आ सकते हैं वो, और एक क्वेश्चन दीर्घात्मक आएगा जो 3 नंबर का होगा। इसमें आपको 100 शब्द लिखना है। कितने शब्द लिखना है बच्चों? 100 शब्द लिखना है, यानी कि कॉपी का एक पेज आपको लिखना है। तो मैं आपको ये सारे क्वेश्चन स्टार्ट से याद कराता हूँ, आप भी याद करते हुए चले जाओ। पहला क्वेश्चन हमने पढ़ा था नोट्स में, यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना कब की गई? तो ध्यान रखना बच्चों, यूरोपीय संघ में या यूरोप महाद्वीप में यूरोपीय आर्थिक सहयोग, जहां पर आर्थिक सहयोग शब्द आ जाए वहां पर आपको क्या याद रखना है बच्चों? 1948। क्या याद रखना है बच्चों आपको? 1948। तो ध्यान रखना बच्चों, 1948 में यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की क्या हुई? स्थापना हुई। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन भी अपन नोट्स में पढ़ लिया, यूरोपीय परिषद का गठन कब किया गया? यूरोपीय परिषद का गठन ध्यान रखना बच्चों 1949 में यूरोपीय परिषद का गठन किया गया। 1949 में यूरोपीय परिषद का गठन किया गया। और आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना कब की गई बच्चों? 1948 में। दो शब्द आप याद कर लेना, एक तो आर्थिक सहयोग, यहां लिख देता हूं मैं, आर्थिक सहयोग, और एक शब्द मैंने लिखा यूरोपीय परिषद। यूरोपीय परिषद। अब सवाल आ गया कि आर्थिक सहयोग, यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना कब हुई? तब तो आप क्या लिखोगे? 1948। और सवाल आ गया बच्चों की यूरोपीय परिषद की स्थापना कब हुई? तब क्या लिखोगे आप? 1949, 49। ये दोनों क्वेश्चन क्लियर हो गए आपके। आगे चलें अगले क्वेश्चन की ओर। देखो तीसरा, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी। तीसरा क्या है? यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, जिसको यूरोपियन आर्थिक समुदाय भी कहते हैं। इसका गठन कब किया गया? तो ध्यान रखना बच्चों, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी का गठन हुआ था मार्च 1957। कब हुआ था बच्चों? मार्च 1957 में यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, जिसको यूरोपियन आर्थिक समुदाय भी कहा जाता है, इसका गठन हुआ था मार्च 1957 के अंदर। सन वाला एक क्वेश्चन आपसे पूछेगा। यूरोपीय आर्थिक सहयोग आ गया तो 48 करना है, यूरोपीय परिषद आ गया तो 49 करना है। अगर इंग्लिश में पूछ लिया यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ आ गया इकोनॉमिक कम्युनिटी, तो समझ जाना बच्चों मार्च 1957 हमको लिखना है इसमें। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन आया, हमने जब आसियान पढ़ा था तो आसियान में याद कर लेना, आसियान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आसियान का मुख्यालय है बच्चों जकार्ता। कहाँ पर है बच्चों? जकार्ता। ये जकार्ता जो है बच्चों इंडोनेशिया की राजधानी। किसकी राजधानी बच्चों? इंडोनेशिया की। तो याद कर लेना, आसियान का मुख्यालय कहाँ पर है? जकार्ता में है, यानी कि इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में आसियान का क्या है बच्चों? मुख्यालय। उसके बाद अगला, 1978 के पश्चात चीन ने कौन सी नीति अपनाई? अब बहुत सिंपल सा है, 1978 में ध्यान रखना, देंग शाओपिंग ने 1978 में चीन में खुले द्वार की नीति, जिसे मुक्त व्यापार की नीति भी कहा जाता है, तो खुले द्वार की नीति चलाई थी 1978 में। किसने चलाई बच्चों? देंग शाओपिंग में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में यूरोपीय संघ के सदस्यों की संख्या कितनी है? याद कर लेना 27। और 28वां जो देश बना था वो बना था क्रोएशिया। 28वां कौन सा बना था? क्रोएशिया। अब इसमें देखो 28 भी है, 27 भी है, 30 भी है, 10 भी है। वर्तमान पूछेगा यूरोपीय संघ के सदस्यों की संख्या कितनी, तब कितनी लगाओगे? 28। अगर ऑप्शन में 28 नहीं है तो फिर कितना लगाओगे आप? 27 लगाओगे। कितना लगाओगे बच्चों? 27 लगाओगे। और ऐसा कंट्रोवर्सी वाला सवाल बोर्ड कभी भी नहीं बनाता है। आगे देखो, यूरोपीय संघ का 28वां सदस्य कौन सा देश बना?
और यहाँ पर लिखा हुआ है क्रोएशिया, और मैंने यहाँ लिख दिया क्रोएशिया 28वां देश बना। तो अब आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे कि वर्तमान में यूरोपीय संघ के सदस्यों की संख्या कितनी है, 28। उसके बाद यूरोपीय संघ का 28वां सदस्य देश कौन सा बना, तो 28वां नंबर का बना बच्चों क्रोएशिया। कौन सा बना बच्चों, क्रोएशिया। उम्मीद करता हूं कि 6 क्वेश्चन आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं 7वें प्रश्न की ओर। सबको दिख रहा है, यूरोपीय संघ का 28वां सदस्य कौन सा देश बना, यह भी हमने पढ़ लिया। और यूरोपीय संघ का 28वां जो देश बना वो बना बच्चों क्रोएशिया। कौन सा बना बच्चों, क्रोएशिया बना। उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, यूरोपीय संसद का पहला प्रत्यक्ष चुनाव कब हुआ। ये भी मैंने आपको अच्छे से पढ़ा है कि यूरोपीय संसद का पहला जो प्रत्यक्ष चुनाव हुआ वो हुआ बच्चों जून 1979 के अंदर। तो आपसे पूछ सकता है ये वाला सवाल भी कि यूरोपीय संसद का पहला चुनाव कब हुआ, तो यहाँ पर आप लिख देना जून 1979 के अंदर यूरोपीय संसद का पहला प्रत्यक्ष चुनाव हुआ। प्रत्यक्ष का मतलब है वो ऐसा चुनाव जिसमें जनता क्या करती है, भागीदारी करती है, जनता वोट देती है। उसके बाद ये क्वेश्चन भी अपन ने नोट्स में पढ़ा कि चीन ने कृषि का निजीकरण कब किया। तो ध्यान रखना, चीन ने कृषि का निजीकरण किया था बच्चों 1982 के अंदर। कब किया था, 1982 के अंदर चीन ने कृषि का क्या कर दिया बच्चों, निजीकरण कर दिया, यानी कृषि को प्राइवेट सेक्टर में डाल दिया। उसके बाद एक क्वेश्चन है बहुत सिंपल सा कि यूरोपीय संघ की मुद्रा का क्या नाम है। तो ध्यान रखना बच्चों, यूरोपीय संघ की जो मुद्रा है उसका नाम है यूरो। यूरोपीय संघ की मुद्रा का नाम क्या है बच्चों, यूरो। और रूस की जो मुद्रा है उसका नाम क्या है बच्चों, उसका नाम है रूबल। उसका नाम क्या है बच्चों, रूबल। और यूरोपीय संघ की मुद्रा का क्या नाम है, यूरो। उसके बाद ध्यान रखना, किस संधि ने यूरोपीय समुदाय के देशों के बीच सीमा नियंत्रण को समाप्त कर दिया। तो ध्यान रखना, शांगेन नाम की एक संधि हुई थी, इसको शेलन संधि के नाम से भी जाना जाता है। और यह संधि हुई थी बच्चों जून 1985 के अंदर। ये संधि कब हुई थी बच्चों, जून 1985 के अंदर हुई थी। और इस संधि ने यूरोपीय समुदाय के देशों के बीच में सीमा नियंत्रण को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। उसके बाद 12वां नंबर का क्वेश्चन है, आसियान क्षेत्रीय मंच। ये भी नोट्स में पढ़ा, इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, ARF की स्थापना आपसे पूछ सकता है तो 1994 1994 में। ध्यान रखना बच्चों, आसियान क्षेत्रीय मंच जिसको हम शॉर्ट में ARF कहते हैं, इसकी स्थापना हुई। उम्मीद करता हूं कि यहां तक सभी को समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं 13वां प्रश्न। 13वां प्रश्न देखो कि यूरोपीय संघ के कौन से देश UNO की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है। यह भी नोट्स में लिखा दिया। और ध्यान रखना वो देश कौन सा है, फ्रांस। वो देश कौन सा है, फ्रांस। ध्यान रखना UNO की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है कौन सा, फ्रांस। तो UNO की सुरक्षा परिषद में अगर स्थायी सदस्यों की संख्या आपसे पूछ ले कितनी होती है, तो आप क्या लिखोगे, 5 होती है। अगर आपसे अस्थायी सदस्यों की संख्या पूछ ले तो आप क्या लिखोगे, 10 होती है। टोटल कितनी होती है, स्थायी अस्थायी की मिलाकर 15। उसके बाद आगे देखो, यूरोपीय संघ के झंडे में 12 सितारे क्यों होते हैं। यूरोपीय संघ के झंडे में 12 सितारे क्यों होते हैं, तो ये भी मैंने पढ़ाया आपको। और जब पढ़ाया था तो आपको यूरोपीय संघ का झंडा भी दिखाया था, उसमें 12 सितारे थे। और ध्यान रखना 12 की संख्या को वहां पर पूर्णता, समग्रता और एकता का प्रतीक माना जाता है। इसलिए यूरोपीय संघ के झंडे में कितने सितारे हैं बच्चों, 12 सितारे हैं। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो है 15वां, आसियान के झंडे का प्रतीक चिन्ह क्या है। जब मैंने आसियान टॉपिक पढ़ाया तो उसमें मैंने आपको आसियान का झंडा भी दिखाया, और उसके झंडे का प्रतीक चिन्ह बच्चों धान की बालियां। उसके बाद बच्चों देखो हमारा अगला जो क्वेश्चन हमारा वो है कि आसियान के झंडे का प्रतीक चिन्ह क्या है। और आसियान के झंडे का प्रतीक चिन्ह आपको बता दिया, समझाया, अच्छे से समझा भी दिया, धान की बालियां। और धान की कितनी बालियां बच्चों, धान की 10 बालियां आसियान के झंडे का क्या है बच्चों, प्रतीक चिन्ह।
उसके बाद अगला जो सवाल आया वो है आसियान शैली यानी कि आसियान वे किसे कहा जाता है। तो इसमें आपको दो शब्द याद करने हैं कि आसियान देशों की अनौपचारिक टकराव रहित, और दूसरा जो शब्द है सहयोगात्मक मेल मिलाप की नीति। ये दोनों शब्द आप याद कर लेना। तो उसे क्या कहते हैं, आसियान शैली यानी कि आसियान वे भी इसको कहा जाता है। आसियान देशों के अनौपचारिक टकराव रहित और सहयोगात्मक मेल मिलाप की नीति को आसियान शैली कहा जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा कि यूरोपीय संघ को शांति का नोबेल पुरस्कार कब मिला, और ये भी हमने अच्छे से पढ़ लिया। यूरोपीय संघ को शांति का बच्चों नोबेल पुरस्कार दिया गया था 2012 के अंदर। उसके बाद एक और सवाल आया कि एशिया का कौन सा देश G7 का, G7 इसको ग्रुप सदस्य भी कहते हैं, GROUP ग्रुप सदस्य 7 भी कहा जाता है, और इसका जो सदस्य देश है वो है जापान। कौन सा है बच्चों, वो है देश जापान। तो आगे चलते हैं अपन दीर्घ लघुतरात्मक प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपसे पूछ ले कि आसियान किस प्रकार का संगठन है, आपसे पूछ ले बच्चों कि आसियान किस प्रकार का संगठन है। तो ध्यान रखना आसियान एक असैनिक आर्थिक संगठन है। आसियान क्या है, एक असैनिक आर्थिक संगठन है बच्चों, याद कर लेना। आसियान क्या है, एक असैनिक आर्थिक संगठन है। उसके बाद दूसरा प्रश्न है हमारा कि आसियान की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य क्या था। तो ये मैंने आपको नोट्स में लिखा दिया, आर्थिक सामाजिक और सांस्कृतिक विकास करना। आसियान की स्थापना का जो प्रमुख उद्देश्य था वो था आर्थिक सामाजिक और सांस्कृतिक विकास करना। अगला प्रश्न आया हमारे पास कि यूरोपीय संघ की स्थापना किस संधि के द्वारा की गई। तो याद कर लेना बच्चों, यूरोपीय संघ की स्थापना, यूरोपीय संघ की स्थापना 7 फरवरी 1992 को की गई। पहला क्वेश्चन, यूरोपीय संघ की जो स्थापना की गई बच्चों वो की गई 7 फरवरी 1992। कब की गई बच्चों, 7 फरवरी 1992 में यूरोपीय संघ की क्या की गई, स्थापना की गई। और ध्यान रखना यहाँ पूछा किस संधि के द्वारा, तो मॉस्ट्रिच संधि के द्वारा यूरोपीय संघ की स्थापना की गई। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा कि आसियान की स्थापना किस संधि के द्वारा की गई। तो आसियान की स्थापना ध्यान रखना बच्चों 8 अगस्त 1967 में, 8 अगस्त 1967 में बैंकॉक घोषणा के द्वारा आसियान की क्या की गई थी बच्चों, स्थापना की गई थी। ये भी हमने नोट्स में पढ़ लिया अच्छे से, तो ध्यान रख लेना। यूरोपीय संघ की स्थापना तो 7 फरवरी 1992 को हुई मास्ट्रिच संधि के द्वारा, और आसियान की स्थापना हुई थी 8 अगस्त 1967 को बैंकॉक घोषणा के तहत। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है 5वां वो है कि आसियान के कितने देश सदस्य हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आसियान के 10 सदस्य देश है। 1967 में जब इसकी स्थापना हुई तो स्थापना के समय ध्यान रखना, एक तो था इंडोनेशिया, एक था फिलीपींस, एक था सिंगापुर, एक था थाईलैंड और एक था मलेशिया। यानी कि स्थापना के समय 5 देश आसियान के क्या थे, सदस्य था। उसके बाद ध्यान रखना ब्रुनेई आया 1984 में, वियतनाम आया बच्चों 1995 में, लाओस और म्यांमार आया 1997 में, और सबसे लास्ट में आया कंबोडिया 1999 में, 1999 में। कब आया, 1999 में आसियान के क्या बने बच्चों, सदस्य बने। तो ये डेट भी आप याद कर लेना कि ब्रुनेई कब बना, वियतनाम कब बना, लाओस म्यांमार कब बने और कंबोडिया कब बने। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन आया आपसे परीक्षा में पूछ सकता है आसियान का पूरा नाम। तो दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन, याद कर लेना बच्चों, दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन कहलाता है आसियान। इसको इंग्लिश में कहते हैं एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। इंग्लिश में क्या बोलेंगे बच्चों इसको, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। उसके बाद आगे चलते हैं। आसियान में मैंने आपको सेज भी पढ़ाया था। सेज स्पेशल इकोनॉमिक जोन होते हैं, विशेष आर्थिक क्षेत्र होते हैं, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में ACZ, सेज। इसमें देखो क्या होता है कि सेज का पूरा नाम भी आपसे पूछ सकता है। तो क्या लिखोगे, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। क्या लिखोगे बच्चों, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, और इसको कहते हैं विशेष आर्थिक क्षेत्र। उसके बाद आगे देखो 8वां प्रश्न कि चीन में ओपन डोर की पॉलिसी, जिसको मुक्त द्वार की नीति भी कहते हैं, किसने चलाई, कब चलाई। तो मैंने बता दिया 1978 में देंग शाओपोंग ने, 1978 में देंग शाओपिंग ने ओपन डोर पॉलिसी को अपनाया था, यानी कि चलाया था।
उसके बाद ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्शल योजना किसे कहते हैं? तो याद कर लेना, जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ तो उस विश्व युद्ध के बाद अमेरिका ने, दूसरे विश्व युद्ध के बाद अमेरिका ने पश्चिमी यूरोप की अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन के लिए आर्थिक सहायता दी थी, जिसे ही ध्यान रखना मार्शल योजना के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखना, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ उसके बाद अमेरिका ने पश्चिम यूरोप की अर्थव्यवस्था में सुधार लाने के लिए अमेरिका ने यूरोप की क्या करी थी? मदद की थी, और उस मदद को क्या नाम दे दिया? मार्शल योजना। क्या नाम दिया बच्चों? मार्शल योजना के नाम से इसको जाना जाता है। उसके बाद ध्यान रखना, तिथि के हिसाब से इन सबको क्रम से लगाना है। पहला विश्व व्यापार संगठन में चीन का प्रवेश, और चीन आया था 2001 के अंदर। यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना, अभी मैंने पहला ही क्वेश्चन बढ़ाया आपको, यूरोपीय आर्थिक समुदाय 1948। आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना ARF जिसको कहते हैं 1957, अभी बता दूंगा, और यूरोपीय संघ की स्थापना 1992। अब आपको क्या करना है, इसको क्रम से क्या करना है बच्चों, जमाना है। देखते हैं, सबसे पहले देखो, यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना हुई 1957 में। यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना कब हुई बच्चों? 1957 के अंदर हुई। उसके बाद देखो दूसरा, आसियान क्षेत्रीय मंच जिसको ARF कहते हैं, और ARF दूसरा, ये यूरोपीय संघ की स्थापना हुई थी बच्चों 1992 में। उसके बाद तीसरा, आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना जिसको ARF कहते हैं 1994 में। और सबसे लास्ट में आ जाएगा, विश्व व्यापार संगठन में चीन का प्रवेश हुआ था 2001 में। तो तिथि के हिसाब से सबसे सही क्रम ये 1957 पहले आएगा, उसके बाद 1992 आएगा, उसके बाद 1994 आएगा, उसके बाद बच्चों 2001 आएगा। सभी इनको भी याद कर लेना साथ में कि यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना कब हुई? 1957 में। यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई? 1992 के अंदर। उसके बाद आसियान क्षेत्रीय मंच जिसको ARF बोलते हैं, इसकी स्थापना हुई थी बच्चों 1994 में। और विश्व व्यापार संगठन में चीन प्रवेश कर पाया 2001 के अंदर। आगे चलते हैं, समेकित करना है। आसियान की स्थापना ध्यान रखना 1948, गलत है। आसियान की स्थापना 1967 में हुई थी बैंकॉक घोषणा के तहत। फिर आगे दे रखा है, यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना, यूरोपीय परिषद की स्थापना ध्यान रखना 1949 में हुई थी, 67 नहीं आएगा। यूरोपीय संघ की स्थापना 1992 में हुई थी, और एक बच गया हमारा, यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना 1948। अब इसको भी सही क्रम में जमा लेते हैं। तो पहला, आसियान की स्थापना 1967 यहाँ दे रखा है। दूसरा, यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना बच्चों 1948। तीसरा, यूरोपीय परिषद की स्थापना बच्चों 1949। चौथा, यूरोपीय संघ की स्थापना हुई थी बच्चों 1992 में। तो ये भी आप अच्छे से क्या कर लेना, सारे याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है, आपके परीक्षा में सवाल पूछेगा। 12वां सवाल है कि यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना कब और किन उद्देश्यों को लेकर की गई थी? तो ध्यान रखना, यूरोपीय आर्थिक शब्द आ गया। सहयोग संगठन की स्थापना 1948 में मार्शल योजना के आधार पर की गई थी। इस संगठन का मुख्य उद्देश्य था पश्चिमी यूरोप के देशों की क्या करना बच्चों? आर्थिक मदद करना था। उसके बाद आगे चलते हैं, एक मिनट क्वेश्चन को देख लो आप। आसियान के प्रमुख उद्देश्य, आसियान के प्रमुख उद्देश्य ध्यान रखना, दक्षिण पूर्व एशिया के क्षेत्र में आर्थिक विकास को तेज करना है। सदस्यों राष्ट्रों राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, व्यापारिक, वैज्ञानिक और तकनीकी क्षेत्रों में आपस में सहायता करना है। उसके बाद सामूहिक सहयोग तथा बातचीत से साझी समस्याओं का हल ढूंढना है। उसके बाद दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में साझा बाजार को तैयार करना है, और क्षेत्रीय शांति व स्थायित्व को बढ़ावा देना है। ये सभी ध्यान रखना बच्चों, पांचों पॉइंट आसियान के प्रमुख क्या है? उद्देश्य याद करने पड़ेंगे आपको। उसके बाद 14वां क्वेश्चन देखो, आसियान तेजी से बढ़ता हुआ एक महत्वपूर्ण संगठन है, कथन के पक्ष में क्या देना है? तर्क देना है। अथवा विजन 2020 में अंतरराष्ट्रीय समुदाय में आसियान की एक बहुमुखी भूमिका को प्रमुखता दी गई है, कथन के पक्ष में क्या देना है? तर्क देना है। तो इसका आंसर ये रहा, यहाँ से आप इसको पढ़ लेना अच्छे से और कर लेना। आसियान तेजी से बढ़ता हुआ एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संगठन है। आसियान टकराव की जगह बातचीत व परस्पर सहयोग को बढ़ावा देने की नीति पर बल देता है बच्चों। पूर्वी एशिया सहयोग पर बातचीत के लिए 1999 से
नियमित रूप से आसियान वार्षिक क्या कर रहा है, बैठकों का आयोजन कर रहा है। आसियान की मौजूदा आर्थिक शक्ति ने चीन और भारत के साथ व्यापार और निवेश के मामले में अपनी प्रासंगिकता को क्या करा है, स्पष्ट किया है। और यह एशिया का एकमात्र ऐसा क्षेत्रीय मंच है जो एशियाई देशों तथा विश्व शक्तियों को राजनीतिक मंच उपलब्ध करवाता है। कौन बच्चों? आसियान। आसियान की मैंने एक अलग ही क्लास बनाई है, आधे घंटे की, 30 मिनट की, उसमें पूरा सब कुछ लिखा हुआ है, तो वहां से भी आप इसको याद कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है, आसियान विजन 2020 की मुख्य बातें क्या है? तो आसियान देश आपसी टकराव की जगह बातचीत को क्या करता है बच्चों, बढ़ावा देता है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में एक विशिष्ट क्षेत्रीय पहचान को बनाता है। सुरक्षा समुदाय, आर्थिक संवर्धन, सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय के माध्यम से क्षेत्रीय हितों की रक्षा भी करता है। आसियान शैली दक्षिण पूर्व एशिया के समस्त देशों के परस्पर विवादों को हल करना, आर्थिक सहायता प्रदान करना। और पांचवा बिंदु इसका, निवेश यानी खर्च, श्रम और सेवाओं के मामले में मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाना और क्षेत्रीय देशों में अमेरिका के वर्चस्व को क्या करना, रोकना। उसके बाद भारत चीन संबंधों में कटुता पैदा करने वाले कोई 4 मुद्दे लिखो, तो ये यहाँ से आप लिख लेना 4 मुद्दा। पहला जो मुद्दा है बच्चों वो है सीमा विवाद। यह विवाद मेक मोहन रेखा, अरुणाचल प्रदेश के तवांग तथा अक्साई चीन क्षेत्रों को लेकर है। पाकिस्तान को चीन द्वारा परमाणु सहायता देना, हिंद महासागर में चीन हिंद महासागर में अपने पेट जमाना चाहता है, यानी कि धौंस जमाना चाहता है। इस हेतु उसने म्यांमार से कोको द्वीप क्या कर लिया, ले लिया। और पाकिस्तान से कराची के पास गवादर बंदरगाह क्या बना रहा है। और भारत विरोधी रवैया, चीन भारत की परमाणु नीति की आलोचना करता है और सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का क्या करता है, ये विरोध करता है। उसके बाद 17वां जो क्वेश्चन है वो देखो, वैकल्पिक शक्ति के केंद्र रूप में जापान प्रभावकारी, इस कथन पर प्रकाश डालो। तो मैंने जापान भी आपको बता दिया, जापान की अर्थव्यवस्था पर प्रकाश डालना है तो वैकल्पिक शक्ति केंद्र के रूप में जापान प्रभावकारी है। पहला, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से जापान ने तेज गति से क्या किया बच्चों, विकास किया। दूसरा, संयुक्त राष्ट्र संघ बजट में जापान 10% का क्या करता है बच्चों, योगदान देता है, जो कि आर्थिक योगदान के लिहाज से दूसरा सबसे बड़ा क्या है देश। कौन सा बच्चों, जापान। सैनिक व्यय, सैन्य व्यय के लिहाज से विश्व में जापान का ध्यान रखना बच्चों, कौन सा स्थान है, 7वां स्थान है। उसके बाद 2017 में जापान की अर्थव्यवस्था विश्व की ध्यान रखना बच्चों, तीसरी सबसे बड़ी क्या है, अर्थव्यवस्था है। उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि जापान शक्ति का वैकल्पिक केंद्र बन रहा है। उसके बाद देखो, ये थे इस पार्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सभी को इन क्वेश्चनों को अच्छे से लिखना है, कॉपी के अंदर याद करना है, और अच्छे से याद कर लोगे तो 6 नंबर का पार्ट है, आपके आराम से 6 नंबर इसमें आ जाएंगे। आज की क्लास में इतना ही, अगली क्लास में मिलेंगे पार्ट नंबर 3 के साथ। जय हिंद, जय भारत।